हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और हम कर रहे थे पॉलिटी फॉर योर एसआई एग्जाम। और अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने एक अच्छे से एक बार समझ लिया तो फिर आपको बार बार उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके माइंड में रहेगी और आपको आपके एग्जाम्स में हमेशा जो है कुछ ब्राउनी मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अप टू आर्टिकल 22 हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 एंड 24 जो है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन है, किसी के साथ कोई एट्रॉसिटीज़ होती है, किसी तरह का भेदभाव, कोई अत्याचार किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो है दो आर्टिकल्स हैं, दो फंडामेंटल राइट्स हैं। एक है आर्टिकल 23 के अंडर, एक है आर्टिकल 24 के अंदर। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन ट्रेड। जब लोगों को खरीदा बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बैगरी के लिए या और इलीगल ट्रेड के लिए, ऑर्गन जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनको आप एक तरह से उनकी स्मगलिंग के लिए, तो वो सब आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर। और फोर्स लेबर हो गया जब किसी को फोर्सफुली काम कराया जाता है ऑन द मिनिमम वेजेस या बिना वेज के। ठीक है, सो दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी चाइल्ड को, आप जो 14 साल से कम उम्र का है, उसे आप उसे आप किसी भी प्रोफेशन में इंडल्ज नहीं कर सकते। ठीक है, 7 ईयर्स से कम बच्चों को तो आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं रख सकते। और 14 साल से कम तक की बात की गई है, किसी भी तरह के खतरनाक ऑफेंस जो उनकी लाइफ के लिए जो बड़े ज्यादा डेंजरस हो, उस तरह के प्रोफेशन में आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 23 एंड 24। 23 जो ह्यूमन ट्रेड की बात करता है, ट्रैफिकिंग की बात करता है, और 24 जो बच्चों को किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो 2006 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली और बच्चों को इवन डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह एम्प्लॉय करने से भी प्रिवेंट किया। बट फिर भी आप देखिए, कानून गवर्नमेंट ने बहुत बनाए हैं, लेकिन अब आसपास देखेंगे होटल्स में या जो ढाबे होते हैं वहां पे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। जब तक कानूनों की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, तो कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन में हम और आप भी हेल्प आउट कर सकते हैं कि जब भी हमें आगे पीछे ऐसी चीजें दिखाई दे तो हम आवाज उठा सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो वी हैव टू बिकम अ अवेयर सिटीजन। ठीक है, और आर्टिकल 23 और 24 जो है वो दोनों सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को मिलता है। यहां मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 कैटेगरीज आती हैं जिसे एफरर कहा गया है। ये होता है राइट टू इक्वालिटी, ये है राइट टू फ्रीडम, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है राइट टू रिलीजन, ये है एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स, और 4 आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब इनमें से ये 14 to 18 आर्टिकल है। ये आता है 19 से 22 तक, ये आता है 23 से 24 तक, ये आता है 25 से 28, ये 29 एंड 30, और ये 32। ठीक है, ये हैं सारे आर्टिकल्स। अब इनमें से जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, जिसमें से 15, 16 और 19 हम पढ़ चुके हैं। 15 कहता है कि किसी भी पर्सन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 कहता है कि पब्लिक ऑक्यूपेशन के लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब की बात करता है। तो ये जो तीनों हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। साथ ही आर्टिकल 29 और 30 जो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कहता है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम पॉपुलेशन में पाई जाती है, कल्चरली ग्रुप्स हैं या जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, उन्हें पूरा हक है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, अपने स्क्रिप्चर को प्रिजर्व करने का।
उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप अभी इतना याद रखें, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें कि ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलते हैं। क्लियर? सो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30 are available only to Indian citizens. Clear? Okay. So this is traffic, ये मैं आपको बता चुकी हूं। Okay. So now moving towards the next category of articles, that is right to freedom of religion, धर्म की आजादी, जिसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ठीक है, इंडिविजुअल आर्टिकल में क्या कहा गया है ये आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन के अंडर है। ये जो नंबर्स हैं ये आपको ध्यान रखना है कि 25 से 28 के बीच में जितने भी आर्टिकल है वो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हर पर्सन को आज़ादी है अपने धर्म को फैलाने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसका विश्वास रखने की। क्लियर? सेकंड कहता है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत सी रैलियां निकाली जाती हैं अपने अपने धर्मों को वो करने के लिए, इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी भी ली जाती है। तो इन सब का जो राइट है वो उनको मिलता है आर्टिकल 26 के अंडर। वो अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके लिए जमीन ले सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 26। देन कम्स द आर्टिकल 27 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन। आप अक्सर देखें कि मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, हमारे देश में बहुत से मंदिर है, आप वैष्णो देवी को देख लें, और भी बड़े से मंदिर हैं जहाँ जिनको श्राइन बोर्ड्स या कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग बोर्ड्स उसके लिए बनाए गए हैं जो उसे मैनेज करते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ावा भी चढ़ता है, बहुत पैसे भी होते हैं, बट स्टिल आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में देखेंगे किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट ने ये उनको छूट दी है टैक्स की, ताकि वो पैसा है वो सिर्फ रिलीजन के फोकस, रिलीजन को बढ़ाने में, उसे प्रोपोगेट करने में यूज कर सके। इसका मिसयूज भी बहुत करते हैं लोग ये शो करते टैक्स से बचने के लिए अपने पैसा ये इस तरह से शो कर देते हैं कि हमने कहीं पर भंडारा लगा दिया, ठीक है, हमने ये कर दिया, तो वो टैक्स से बच जाते हैं क्योंकि इन सब चीजों पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका मिसयूज भी बहुत करते हैं लोग। सो टैक्स से फ्रीडम फॉर द रिलीजियस पर्पस, रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो आप पैसा लगा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने वो पैसा किधर से लिया, मतलब उस पर आपको जो टैक्स है देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप लैंड खरीदते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यू हैव टू शो कि आपकी वो मनी किधर है, कैसा आप उसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप रिलीजियस अफेयर्स के लिए कुछ करते हैं, आप एक मंदिर बनाते हैं, आपको टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, तो वो किसके अंडर आपको मिलता है? 27। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिलीजन, कोई भी धर्म है, आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई काम करते हैं, आप उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, भंडारे लगाते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28 जो कि है लास्ट, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जहां पे धर्म गुरु है, अब देखिए अभी रिसेंटली आई थिंक यूपी या बिहार की बात है जहां पर कितनी भगदड़ मच गई थी। वहां पर एक गुरु जो है वो प्रवचन कर रहे थे और जितनी एक्सपेक्ट की थी पॉपुलेशन उससे ज्यादा आ गई थी और हर कोई उनको छूना चाह रहा था शायद, और उस चक्कर में जो है वहां पे भगदड़ मच गई, इतना क्योस हुआ, काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, सो आप बोलेंगे कि वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी को, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां चले गए। लोगों को आज़ादी है कि कोई भी उनके धर्म का गुरु कोई बात कह रहा है, वो उस जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना चाहते हैं, उसे अटेंड करना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। बट उसके साथ ही रिलीजन इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो हम एक डेकोरम मेंटेन करें, एक ऑर्डर से रहें। ठीक है, क्योंकि ऐसी भगदड़ मचती है तो खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन होती है, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वही जो है अपना जान जो है वो गंवा देती है। ठीक है, तो ये आती है अंडर आर्टिकल 28। क्लियर? सो आर्टिकल 25 से 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें पहला है कि आप उसे बढ़ा सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। सेकेंड इज यू कैन
मैनेज रिलीजियस अफेयर, थर्ड कहता है कि आपको टैक्स पे करने से छूट है, और फोर्थ कहता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों को अवेलेबल है। आर्टिकल 15, 16, 19 और साथ में आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, ये बात करता है जो हमारे देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनको अवेलेबल हैं ये राइट्स। आर्टिकल 20 कहता है कि हर भारत में जो माइनॉरिटी है जो हमारे देश में रहती है, जिसका लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, स्क्रिप्चर अलग है, उन्हें पूरा हक है कि वो उसे कंजर्व करने के लिए काम करें। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अंदर दोनों तरह की माइनॉरिटीज इंक्लूड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक भी है और रिलीजियस भी है। ठीक है, तो हर तरह की माइनॉरिटी जो है वो अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपने स्क्रिप्चर को बचाने के लिए वो जो इंस्टीट्यूशन है उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, उनके पास हक है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब आप देखिए जैसे इस्लाम धर्म में मदरसे होते हैं, बहुत से मदरसे उन्होंने एस्टैब्लिश किए, तो वो कर सकते हैं, उनको राइट है। उसी तरह से अगर कोई और रिलीजन है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहता है, हिंदू धर्म के लोग हों वो भी आप कहते हैं विद्यालय उस हिसाब के बनाना चाहे जहां पर जो हमारे शास्त्र है उनकी जानकारी दी जाए, क्योंकि रिलीजन को उनको प्रोपोगेट करना है, उसे फैलाना है, तो वो कर सकते हैं, उनको आज़ादी है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आपका जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो सेकुलर क्यों नहीं है। ठीक है, सेकुलर इंस्टीट्यूशन होगा जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, बट जो माइनॉरिटीज हैं, हाँ हिंदू इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इन माइनॉरिटीज। ठीक है, उनको करना है, उसका एक सेपरेट है, उनको भी रोका नहीं जाएगा, बट ये है कि माइनॉरिटीज को ये फंडामेंटल राइट है। हिंदूज भी कर सकते हैं, उनको परमिशन लें, वो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ऑलरेडी हैं जहां पे सिखाया जाता है। बट पॉइंट इज कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है, उनसे ये छीना नहीं जा सकता, ये एक उनका जस्टिशिएबल राइट है। ठीक है, जस्टिशिएबल का क्या मतलब होता है कि ऐसा एक हक जो अगर आपको ना मिले तो आप उसकी एनफोर्समेंट के लिए, उसे लागू करवाने के लिए आप कहां जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसी को कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दी थी B.R. अंबेडकर ने। B.R. अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे कहा था कि इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप देखिए आपके पास जितने भी हक हमें जो संविधान प्रोवाइड करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या कहता है कि अगर आपके हक आपसे छीने जा रहे हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट रिट इशू करेगा और आपको आपके हक वापस दिलाएगा। तो अगर आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप कोर्ट में जा सके, आप सरकार को मजबूर कर सके आपको आपके राइट्स देने के लिए, तो फिर उन हकों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल 32 है, इट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये कहा था B.R. अंबेडकर ने। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है। ठीक, और जहां पे रिट की बात करें, सो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और एक आर्टिकल 226 आता है जिसके अंडर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट, वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं आ रहा है, बट हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। अदरवाइज आर्टिकल 32 कहता है कि यू कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट है। नाउ अंडर आर्टिकल 32
इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया यही इस जो स्लाइड है उसमें लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन सी रिट इशू कर सकते हैं, ठीक। सो 5 तरह की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 5 तरह की रिट्स हैं विच कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो सबसे पहली है हेबस कार्पस। हेबस कार्पस जो है वो बात करती है टू हैव द बॉडी। सो दिस इज फर्स्ट रिट विच कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो मीनिंग है दैट यू ऑल्सो हैव टू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर कभी भी कोई पर्सन, किसी को डिटेन किया जाता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसे पूरा हक है ये जानने का कि किस रीजन पे उसे डिटेन किया जा रहा है। उसे ये रीजन जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। यही मतलब है हेबस कार्पस का। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उससे पहले भी जो हेबस कार्पस था, यही राइट छीना गया था लोगों से, बिना उन्हें बताए उन्हें उठा के जेलों में डाला जा रहा था। उनका जो बेसिक राइट है हेबस कार्पस, वो छीना गया था। तो हेबस कार्पस क्या कहता है? टू हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि किस बेस पे है, कोर्ट के सामने जो है उसे पेश करना है, उसका रीजन पेश करना है, ठीक है। और ये इशू किया जा सकता है अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। अगर कोई पर्सन डिटेन कर रहा है उसके अगेंस्ट भी ये इशू की जा सकती है, और कोई पब्लिक ऑफिस है वो भी उसके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है इसमें कि अगर तो डिटेंशन जो है, जो निकाला गया, जो निष्कासित किया गया है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेस पे नहीं किया गया, वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। अगर तो वो गैर कानूनी है तो किया जा सकता है, और अगर वो लॉ के बेस पे नहीं है तो जो है हेबस कार्पस के अंडर उसे कहा जा सकता है कि वो कोर्ट के सामने रीजन जो है वो पेश करे, ठीक है। सो हेबस कार्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, एंड इसको इशू करके कोर्ट ऑर्डर्स द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटी, जो किसी पर्सन को डिटेन करते हैं, निष्कासित करते हैं, निकालते हैं, उन्हें रीजन बताए कोर्ट के सामने, ठीक है। और अगर वो लीगली उसको डिटेन किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए डिटेन किया गया है, तो हेबस कार्पस जो है वहां पे लागू नहीं होता। इस चीज में आपको इसका मीनिंग याद रखना है, और साथ ही आपको याद रखना है कि साथ ही आपको याद रखना है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट इशू होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी रिट जो है दैट इज मंडामस। मंडामस का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज वी कमांड। इसका जो मीनिंग होता है दैट इज वी कमांड, जहां पे कोर्ट ये पूछता है कि किस अथॉरिटी के बेस में कि अगर कोई पर्सन जो है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा है, तो कोर्ट उसे रिट इशू करती है कि वो अपनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। आप ऑफिस में जाते हैं और वहां पे जो ऑफिसर बैठा है आपकी जो ग्रीवेंसेस है उनको नहीं सुनता, आपके काम नहीं करता, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि वो अपना जो रोल है वो नहीं निभा रहे, और कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं। किस किस के अगेंस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। आप डायरेक्ट किसे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आप किसी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, कोई किसी पर्सन का स्टार्टअप है, वहां जाके आप कुछ बोलते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता, तो वो तो प्राइवेट ऑफिस है उसका, ठीक है, वो प्राइवेट दायरा है, उसकी पर्सनल थिंग है, वहां पे कोर्ट रिट नहीं इशू कर सकता। मंडामस, हेबस कार्पस प्राइवेट के लिए भी है, ठीक है, लेकिन मंडामस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट्स और गवर्नमेंट बॉडीज। कहां कहां इशू नहीं कर सकते? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट बोला कि आप अपना काम करो, नहीं, प्रेसिडेंट जो पोस्ट है दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, उसके अगेंस्ट मंडामस इशू नहीं हो सकता, क्योंकि उस पोस्ट की, उस ऑफिस की जो है रिस्पेक्ट है, ना ही गवर्नर के अगेंस्ट। वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो नेशन का है, वो स्टेट का है,
प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी नहीं, और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो उसे प्रूव करना होगा कि उसका क्या अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर काम को करने की। इसके अगेंस्ट कोर्ट इशू कर सकता है कि क्या लीगैलिटी है उस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करने की। सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड पब्लिक ऑफिस, एंड मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस इसमें इंक्लूड नहीं होते। मिनिस्टर अपने पर्टिकुलर ऑफिस में किसी भी पर्सन को रख सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट जो है क्वो वारंटो नहीं हो सकता। लेकिन पब्लिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वहां पे कोर्ट बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये पर्सन कैसे है, ये किस तरह से ये पोजीशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टू आती है प्रोहिबिशन और सर्जरी। ये दोनों जो हैं ये हाई कोर्ट इशू करते हैं, सुपीरियर कोर्ट इशू करते हैं अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट्स जो है ट्रिब्यूनल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उनके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड मतलब रोकना। अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने दायरे से बढ़कर किसी केस को लेता है और उस पर जजमेंट करता है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका दायरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के किसी केस को हैंडल कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है कि आप उस केस पे जजमेंट ना दें, रुक जाए, प्रोहिबिट कर सकता है, टू फॉरबिड कर सकता है। तो किस किस के अगेंस्ट हो सकता है? जुडिशरी के अगेंस्ट, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब क्वासी जुडिशियल क्यों होते हैं? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं। जैसे आप देखें, जब भी सिविल सर्विसेज का कोई केस होता है या जेकेएसएसबी का कोई केस हो, जो भी उनमें रिक्रूटमेंट में कुछ केसेस हो, तो वह कहाँ हेयर किए जाते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में हेयर किए जाते हैं, वो हाई कोर्ट्स में नहीं हेयर किए जाते। वो क्या है? वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी लीगल केस है तो वो हैंडल करता है, तो उसे क्वासी जुडिशियल बोला जाता है कि वो एज सच पूरा कोर्ट नहीं है बट कोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। और कहाँ इशू नहीं कर सकते? लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, तो आप उन्हें नहीं रोक सकते उनका काम करने से, उनके अगेंस्ट रिट इशू नहीं हो सकती। सो दैट इज प्रोहिबिशन। नेक्स्ट आती है सर्जरी। सर्जरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये मीनिंग भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये इशू किया जाता है। दिस इज ऑल्सो इशूड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट इशू करता है। इसमें प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है कि जब अपनी जुरिस्डिक्शन से बढ़ के कोई जजमेंट कर रहे हैं तो हाई कोर्ट उन्हें कहता है कि आप रुक जाएं, वहां जजमेंट ना दें। ट्राइब्यूनल्स को भी रोक देते हैं। लेकिन सर्जरी में क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आप अपना जो केस है उसे ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट को। तो सर्जरी क्या कह रहा है कि ट्रांसफर करने के, प्रोहिबिशन क्या कह रहा है? सिर्फ रुक जाएं। ठीक है, एक्टिविटी को रोकता है और सर्जरी कहता है कि उसे ट्रांसफर कर दे। तो प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव है, सिर्फ सर्जरी प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर भी कर रहा है कि रुक भी जाएं और हमारे पास ट्रांसफर भी करते हैं, हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे। सो इट इज अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और प्राइवेट बॉडीज, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जाता। ठीक है, सो दिस वर द रिट्स जो आर्टिकल 32 के अंडर हमें मिलती हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट में हमने अभी तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो हमने अच्छे से देख लिए हैं। कौन कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं वो भी हमने देख लिया। दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। किसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने देखा। दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है, 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। एक और आर्टिकल है दैट इज 226 जिसके अंडर हाई कोर्ट इशू करता है। क्लियर? कौन कौन से रिट है वो भी हमने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब वो चीजें होती हैं जिन पे किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होती। बट आप देखिए, जब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा
तो मैंने आपको बताया तब भी कि जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें भी एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस में आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते उस पर, है ना। राइट टू इक्वालिटी तो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, बट प्रेसिडेंट को कुछ एक्सेप्शन है, गवर्नर को एक्सेप्शन है, एमपी को पार्लियामेंट के अंदर जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 या 16 की बात करते हैं तो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है, एक्सेप्शन वहां पे भी है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो वहां तो लिमिटेशन है ही, पब्लिक ऑर्डर की लिमिटेशन है, सिक्योरिटी की लिमिटेशन है, इंटीग्रिटी की लिमिटेशन है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं लेकिन ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते, लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। सो जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे हैव रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन, यू कैन से। तो इनके पास लिमिटेशन तो है, ये तो वन पॉइंट हो गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। दूसरा क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो। अब सस्पेंडेड एज सच पूरे आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड होती है। अब एनफोर्समेंट का क्या मतलब हुआ, अब मैंने जब आपको आर्टिकल 32 बढ़ाया तो मैं ये बता रही हूं कि आर्टिकल 32 जो है, अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिलते तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, ठीक है, एक डायरेक्शन देगा कि भाई इसको इसके हक वापस दो, एनफोर्स करो। सो दैट इज कॉल्ड एनफोर्समेंट, ठीक है। तो जब सस्पेंशन की बात कर रही हूं तो इनकी एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड होती है, मतलब कि जब भी इमरजेंसी हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कब होती है, जब देश में वॉर आ जाए, है ना, बाहर का देश कोई हम पर अटैक कर दे, इंटरनल में कुछ ऐसा कंफ्लिक्ट हो जाए, तो तब होती है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के अंडर जो है, जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट है कि भाई अब ऐसी कंडीशन आ गई है, अगर किसी हिसाब से आपको आपका फंडामेंटल राइट नहीं मिलता तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गेट सस्पेंडेड। किनकी एनफोर्समेंट, सबकी, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। और ये किसके अंडर सस्पेंड होते हैं, अंडर आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट जो है, हमारा प्रेसिडेंट जो होता है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। इमरजेंसी हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेशन के साथ आते हैं। दूसरा, जब भी देश में इमरजेंसी आती है तो देश के प्रेसिडेंट को हक है अंडर आर्टिकल 359 फंडामेंटल की एनफोर्समेंट को सस्पेंड करने का। जितने भी फंडामेंटल राइट है, 14, 15, 16, 19 जितने भी हैं, उनकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं कि आप भाई अब कोर्ट में नहीं जा सकते अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इन दोनों के अंडर जो आपको राइट मिलते हैं, 20 कहता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट और 21 कहता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार, और अरेस्ट के अगेंस्ट जो आपको बेसिक राइट्स मिलते हैं कि आपको 2 बार आपको सजा नहीं मिल सकती, आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको 24 घंटे के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, वो सब कुछ जो राइट्स हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो आपको राइट्स हैं वो किसी भी हालत में, चाहे देश में वॉर ही क्यों ना हो, इमरजेंसी क्यों ना हो, वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। सो बाकी सभी जो हैं वो सस्पेंड होते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकते। और कौन सस्पेंड करता है, पार्लियामेंट करता है। किस आर्टिकल के अंदर करता है, 359 के अंदर करता है। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे अब हम नए चैप्टर में, नया चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।